दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 12 मई 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी गद्दी से उतार कर ही दम लेंगे ऐसा लगता है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से विपक्ष को एकजुट करने में जुट गए हैं उससे शायद यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। जहां उन्होंने अब ठान लिया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गद्दी से उतार कर ही लेंगे, दम लेंगे 2024 में। जी हां, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए मेहनत कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले समय में प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। जी हां, जैसे कि आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं एकजुट होने के लिए। अब इसी कड़ी को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंबई गए और वहां जाकर के उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मिले। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंबई जाकर के उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मिलकर के विपक्षी एकता को मजबूत करने की वकालत की है। नीतीश कुमार से मिलने के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा है कि लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है, मेरी लड़ाई जनता के लिए है, मेरे देश और मेरे राज्य के लिए है। हम सभी मिलकर के लड़ेंगे और फिर देश को गुलाम बनाने वालों को जल्द जेल भेजेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि हम चाहते हैं कि पूरे देश में अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हो। आज जो केंद्र सरकार में है वह देश के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, इस कारण से देश के हित में हम सब मिलकर के लड़ेंगे। अब ये तय होगा कि कब की सबकी मीटिंग होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे की इस मुलाकात को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने और फिर विपक्षी एकता को मजबूत करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। इस मुलाकात के दौरान बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। जी हां, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार से भी मिले। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मिलने के बाद एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा है कि दोनों नेताओं का मेरे घर पर स्वागत है, जहां हमने विपक्षी एकता को मजबूत करने को लेकर के चर्चा की है। हम सबका मिलकर के काम करना जरूरी है। जहां उन्होंने दावा किया है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन रही है। वहीं पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार से मिलने के बाद कहा है कि सभी दो दलों की सहमति बन गई है। हम चाहते हैं कि देश के हित में सभी विपक्ष एक साथ हो। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू नेता आरसीपी सिंह भाजपा में शामिल हो गए हैं। गुरुवार को भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की उपस्थिति में आरसीपी सिंह ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्होंने कई बार लोगों के साथ विश्वासघात किया है, जब वे पलटी मार है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि देश कहां से कहां चला गया और बिहार कहां रह गया। उन्होंने बिहार और फिर वहां के लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है, जहां उन्हें तो बस कुर्सी का मोह है। दोस्तों बात करते हैं कि जातीय जनगणना को लेकर के बिहार में सियासी हलचलें थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां बिहार सरकार जातीय जनगणना के पक्ष में है तो फिर वहीं विपक्ष लगातार इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में तत्काल प्रभाव से जातिगत जनगणना पर रोक लगा दी है, ये तो आपको पता है, जिसे लेकर के अब बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके पटना हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने जातीय जनगणना की इजाजत दिए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के वकील ने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर कब सुनवाई करेगा ये फिलहाल तय नहीं हुआ है। आपको बता दें कि पहले जातीय जनगणना पर रोक लगाने को लेकर के याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया था। जातीय जनगणना को लेकर के पटना हाईकोर्ट द्वारा बिहार सरकार को झटका लगने के बाद अब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के शरण में चला गया है। जब सुप्रीम कोर्ट में अब याचिका दायर करने को लेकर के बिहार सरकार प्रतिबद्ध है और कहा है कि हम जातीय जनगणना करा करके रहेंगे, चाहे जैसे भी हो, लेकिन कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से। तो दोस्तों इसमें आपसे एक सवाल है, सवाल यह है कि क्या बिहार में
जातिगत जनगणना जरूरी है, होना ही चाहिए। यह क्योंकि हाईकोर्ट द्वारा जातीय जनगणना पर रोक लगा दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार सरकार अड़े हुए हैं कि जातिगत जनगणना कराएंगे ही, चाहे जैसे हो। कानून क्यों ना बनाना पड़े इसके लेकर के, कानून बनाएंगे लेकिन जातिगत जनगणना कराएंगे। तो ऐसे में आपसे सवाल है कि क्या सच में जातिगत जनगणना कराना इतना ज़रूरी है, और क्या जातिगत जनगणना होना ही चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? आप नीचे कमेंट बॉक्स में हाँ या ना करके जवाब दे सकते हैं, हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार और झारखंड के पुराने रिश्तों को याद किया है और कहा है कि पहली बार उन्हें झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने ही मुख्यमंत्री बनवाया था। लालू प्रसाद के साथ जेपी आंदोलन की एकता से सभी वाकिफ है। कोरोना के कारण मिलना जुलना कम हो गया था। उन्होंने केंद्र पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है। मीडिया पर कुछ लोगों का नियंत्रण हो गया है। देश में विकास नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी चर्चा खूब हो रही है। जहां काम हो रहा है वहां दमन का प्रयास चल रहा है, लेकिन इससे विपक्ष घबराने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सभी यूनिट पर कब्जा करके सब कुछ एक तरफा किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अब समाज में झगड़ा और हिंदू मुस्लिम में विवाद नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया है कि आज़ादी का 75वां साल मना रहे लोग क्या स्वतंत्र भारत के पहले साल में थे? जहाँ इनका काम बिना मतलब विवाद पैदा करना है। जहाँ हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात विपक्षी एकता को लेकर की हुई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर के लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। जब पटना की सड़कों पर धीरेन्द्र शास्त्री के स्वागत में लगाए गए पोस्टर फाड़ते हुए कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं। जहाँ इसके बाद अब बीजेपी कार्यालय के बाहर मुस्लिम समाज के लोगों ने भी पोस्टर के जरिए बाबा का समर्थन किया है। आपने सही सुना कि मुस्लिम धर्म के लोगों ने बाबा का समर्थन किया है। जी हाँ, मुस्लिम समाज के कुछ लोग, गिने चुने कुछ लोगों ने भी पोस्टर के जरिए बाबा का समर्थन किया है। इसके साथ ही बाबा बागेश्वर का विरोध करने वालों को पागल खाने पाकिस्तान भेजने की बात पोस्टर के जरिए कही जा रही है। यह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर जो पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें एक नवाब अली जो अल्पसंख्यक समाज के हैं, उन्होंने बाबा के स्वागत में पोस्टर लगाया है, जिसमें लिखा है कि विपक्षियों की गली में मचा है खलबली, बजरंग बली जी के समर्थन में खड़ा है नवाब अली। यह सनातन धर्म का मक्का बिहार की पावन धरती पर बागेश्वर जी का हार्दिक अभिनंदन है। जब वहीं दूसरी तरफ बागेश्वर सरकार का विरोध करने वालों को पागल खाने पाकिस्तान भेजे जाने की बात कही जा रही है। 2024-25 में बिहार की जनता क्लीन बोल्ड कर देगी, इस बात का भी जिक्र किया गया है उस पोस्टर में। जी हाँ, बाबा बागेश्वर की कथा को लेकर के बिहार में पारा हाई है, जमकर के राजनीति भी हो रही है। जहाँ एक दूसरे पर शब्दों के वान चल रहे हैं। बीजेपी बाबा को रोकने की चुनौती दे रही है, वहीं आरजेडी भी बाबा के विरोध करने में पीछे नहीं हट रही है। जहाँ वहीं इन सब के बीच पटना में बागेश्वर बाबा के प्रवचन के लिए भव्य तैयारी कर दी गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बड़ी बहू और राज्य सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय को उनके तलाक के मामले में पटना हाईकोर्ट से किसी प्रकार की राहत नहीं मिली है। जहां पटना हाईकोर्ट ने ऐश्वर्या राय द्वारा दायर अपील को निष्पादित करते हुए उन्हें निर्देश दिया है कि भरण पोषण की जो राशि उन्हें ज्यादा दी गई है उसे वे अपने पति तेज प्रताप यादव को वापस कर दें। जस्टिस पीवी बजनथी और फिर जस्टिस अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने ऐश्वर्या राय द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। खंडपीठ ने निचली अदालत द्वारा दिए गए आदेश को खारिज करते हुए भरण पोषण के तौर पर ली गई एक बड़ी राशि को वापस करने का आदेश ऐश्वर्या राय को दिया गया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया है कि वे ऐश्वर्या से जुड़े घरेलू हिंसा और फिर तलाक से संबंधित मामलों को 3 महीने में निष्पादित कर दें। दोस्तों, आजकल कौन नहीं स्मार्टफोन चलाते हैं या फिर छोटा ही फ़ोन क्यों नहीं चलाते हों। जी हाँ, और उसमें मोबाइल फ़ोन का सिम तो लगना लाजमी है। जी हाँ, हर एक फ़ोन में सिम होता है, हर एक फ़ोन का अलग अलग नंबर होता है, मोबाइल नंबर अलग अलग होता है। ये बात हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल फिलहाल में टेलीकॉम कंपनी द्वारा 2,25,000 से अधिक मोबाइल नंबरों को बंद कर दिया है, निष्कासित कर दिया है। जी हाँ, दूरसंचार विभाग ने जाली दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त सिम कार्ड का इस्तेमाल करके वित्तीय धोखाधड़ी के खतरे को रोकने के लिए बिहार और फिर झारखंड में 2,25,000 से अधिक मोबाइल नंबरों को निष्कासित कर दिया है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने डिजिटल लेन देन के इस्तेमाल होने वाले 517 पॉइंट ऑफ सेल को भी काली सूची में डाल दिया है, यानी कि पॉस मशीन को भी काली सूची में डाल दिया है, जो प्रथम दृश्यता से सिम कार्ड जारी करते समय अनैतिक और फिर अवैध कार्यों में शामिल पाए गए हैं। दोस्तों, बात करेंगे कि बुधवार को अररिया में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर शॉर्ट सर्किट से लगी आग से 3 बच्चों की दर्दनाक जान चली गई है।
जहाँ जबकि एक झुलसने से घायल है। शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है जब बुधवार की रात लगभग 9:30 बजे भरगामा थाना क्षेत्र के विषहरिया पंचायत के वार्ड नंबर 10 शहादत टोला में बिजली के शॉर्ट सर्किट से दिलसाद के घर में आग लग गई। इस घटना में दिलसाद के 3 बच्चे जिसमें एक बेटी और फिर 2 बेटे की जलने से जान चली गई है। मृतकों में 3 वर्षीय बेटी रोशनी, 5 वर्ष की बेटी अहजाद और 7 वर्ष के बेटे अल्ताफ की आग की चपेट में आकर के जान चली गई, जबकि 10 साल का एक बेटा खुशनवाज किसी तरीके से जान बचा करके घर से निकला, लेकिन वह भी बुरी तरीके से झुलस गया, जहां उसका इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भरगामा में चल रहा है। इस घटना में 10 परिवारों का लगभग 1.5 दर्जन घर जल करके राख हो गया है। इसमें दिलसाद सहित उनके 3 भाई मंसूर, मशकूर और नज़ाम के अलावे पड़ोस के सऊद, समद, मुन्नी, सलमान, समीम, एहसान का घर जल करके राख हो गया है। दोस्तों बात करते हैं कि मार्च में हुए भीषण परीक्षा में कक्षा 5 और फिर 8 के फेल बच्चों की फिर परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। दोबारा परीक्षा 29 मई से 1 जून तक आयोजित की जाएगी। विशेष बात यह है कि अगर दोबारा भी परीक्षा फेल हो गए तो उन्हें उसी कक्षा में पढ़ना होगा जिसकी परीक्षा में वे फेल हुए हैं। इस संदर्भ में दिशा निर्देश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दे दिया गया है। दोस्तों 1-2 दिन बाद यानी कि इस रविवार को मदर्स डे है। इस दिन पूरी दुनिया अपनी मां के लिए सारा प्यार जाहिर करती है, लेकिन मदर्स डे के 2-3 दिन पहले एक मासूम बेटे की बेबसी और तरफ देख कर के आप भी रो पड़ेंगे। एक बच्चा अपनी मां के इलाज के लिए पैसे नहीं जुटा पाया तो फिर अस्पताल घूम करके अपनी किडनी बेचने के लिए ग्राहक ढूंढने लगा। अपनी मां का इलाज करने के लिए एक बच्चा अपनी किडनी बेचने के लिए तैयार है। जी हाँ, अपनी किडनी बेचने के लिए इधर उधर घूम रहा है। ये बच्चा कहीं और का नहीं बल्कि ये बिहार के गया जिला का है। जहाँ बिहार के गया का बच्चा दीपांशु मदर्स डे के बारे में भले ही नहीं जानता होगा, लेकिन उसकी हर एक धड़कन सिर्फ माँ के लिए धड़क रही है। बड़ी मुश्किलों के बाद भी जब माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं जुटा पाया तो फिर वह अपनी किडनी बेचने के लिए रांची रिम्स हॉस्पिटल में पहुंच गया। यहाँ उसकी मुलाकात एक डॉक्टर से हुई जो माँ को स्वस्थ करने का भरोसा दिला करके उन्हें रांची लाने को कहा। आपको बता दें कि रिम्स के न्यूरो सर्जरी के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर विकास और उनके सहयोगियों ने दीपांशु को मां का रिम्स में इलाज कराने और फिर इसका सारा खर्च उठाने का आश्वासन दिया है। दीपांशु ने बताया है कि मां का पैर टूट गया है और उसके पास इलाज कराने के पैसे नहीं हैं। दीपांशु पर अपने घर की जिम्मेदारी है, जहां उसकी एक बहन भी है। दीपांशु किसी होटल में काम करके परिवार का खर्च चलाता है। डॉक्टर विकास ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टैग करते हुए लिखा है कि महोदय, ये बच्चा गया जिला का है, आपसे अनुरोध है कि इसकी सत्यता की जांच करते हुए कृपया इनकी मदद की जाए। जब बिहार के गया का रहने वाला नाबालिग बच्चा किडनी बेचना चाहता था अपनी मां को के इलाज के लिए, जब बिहार से रोजगार की तलाश में रांची आया, वहीं पर अब ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब डॉक्टर विकास कुमार का कहना है कि लड़के की मदद करने के लिए अन्य अधिकारियों से बात करेंगे ताकि उसकी मां का इलाज हो पाए। दोस्तों बात करेंगे कि गर्मी के बढ़ने के साथ ही बिहार में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार के अलग अलग जिलों से आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है। जब पटना, खगड़िया, बेतिया, अररिया समेत कई जिलों में आग लगने से घर जल करके राख हो गए हैं, लेकिन तब तक सब कुछ तबाह हो चुका था। वहीं पर दूसरी घटना खगड़िया जिले में 24 घंटे के अंदर 3 स्थानों पर यानी कि 3 जगहों पर खगड़िया जिले में भीषण आग लगने की घटना सामने आई। पसराहा गांव में आग लगने के कारण लाखों रुपए के नुकसान की बातें सामने आ रही है। छोटी परसना गांव में अचानक बिजली के शॉर्ट सर्किट से पूरे घर में आग लग गई। घर में रखे बिछावन समेत घर में रखे खाने के अनाज सब कुछ जल करके राख हो गए, बर्बाद हो गए। वहीं पर आग लगने की घटना अररिया जिला से भी सामने आया है, जो आपको इसी वीडियो में पहले बताया गया है। जी हाँ, अररिया जिले के भरगामा थाना क्षेत्र के विषहरिया पंचायत के वार्ड नंबर 10 शहादत टोला में बुधवार को देर रात गांव में आग लगने की घटना हुई है, जिसमें से लाखों रुपए के सामान जल गए हैं और 3 लोगों की जान चली गई है आग में झुलसने की वजह से। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में पिछले 3 दिनों से हीट वेव का असर है। इस दौरान 13 से 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ गर्म हवाएं चल रही है। इसके साथ ही लोगों को तेज धूप से तपिश वाली गर्मी का एहसास हो रहा है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में मोच तूफान का प्रभाव है। इससे वहां से आने वाली नमी बिहार की जगह पश्चिम बंगाल से मुड़ करके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की तरफ जा रही है। इससे मौसम पूरी तरीके से शुष्क हो गया है। जब बिहार में राजस्थान, दिल्ली होते हुए गर्म हवाएं प्रदेश
प्रवेश कर रही है। जहाँ इसके प्रभाव से पिछले 3 दिनों तक हीट वेव का असर दिखाई दे रहा है। ये स्थिति बिहार में 14 दिनों तक रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार मौसम पूरी तरीके से शुष्क है। इसकी वजह से आसमान साफ है। इसके प्रभाव से सूर्य के निकलते ही वातावरण तेजी से गर्म हो रहा है। इसके प्रभाव से दिन में 1 बजे ही पारा 43 डिग्री तक पहुंच रहा है। हालांकि शाम होते ही वातावरण उतनी ही तेजी से ठंड हो रही है, जिससे 4 बजे तापमान 41 डिग्री तो फिर वहीं 6 बजे 36 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। इससे पहले हीट वेव और फिर रात में औसत से कम तापमान रिकॉर्ड किया गया। इधर बुधवार को बांका, शेखपुरा, खगड़िया, पूर्णिया, सहरसा, फरबिसगंज में हीट वेव का असर रहा, जबकि बिहार के 19 जिलों में तापमान 40 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड किया गया। जब बुधवार को पटना, सिवान, पूर्णिया, औरंगाबाद, नवादा, शेखपुरा, खगड़िया, भागलपुर, बांका में हीट वेव को लेकर के अलर्ट जारी किया गया। आपको बता दें कि बिहार में 13 को सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार में मध्य दर्जे की बारिश होने के आसार है, जबकि 14 मई को सुपौल, अररिया, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर सहित 13 जिलों में बारिश होगी। दोस्तों, बात करते हैं कि राजधानी पटना में अधिकारी बनने का दावा करने वाली कोचिंग संस्थानों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जहां पटना के सिविल सेवा की तैयारी कराने वाले कई कोचिंग संस्थानों पर केंद्रीय जीएसटी महकमा ने रेड मारी है। ये छापेमारी देर रात तक जारी रही और फिर अगले दिन भी जारी रहने की संभावना है। जांच पूरी होने के बाद गड़बड़ी का आंकड़ा बढ़ने की संभावना है। दरअसल केंद्रीय जीएसटी महकमा ने पटना के बोरिंग कैनाल रोड में कुमार टावर में मौजूद संस्थान के मुख्य कार्यपालक के कार्यालय के अलावा मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में मौजूद इस संस्थान की शाखाओं में भी एक साथ छापेमारी की गई है। इस दौरान करोड़ों की गड़बड़ी सामने आई है। अब तक हुई जांच में 5 करोड़ की गड़बड़ी पकड़ी जा चुकी है। अब तक हुई जांच में ये बात सामने आई है कि इस संस्थान की तरफ से बड़ी संख्या में छात्रों को स्टेशनरी सामानों के अलावा कई तरह के नोट्स या फिर पाठ्य सामग्री भी सप्लाई की जाती है। ये संस्थान 6 तरह की सेवाएं प्रदान करती है। इसके बावजूद भी इसके स्तर से इसके अनुरूप जीएसटी जमा नहीं किया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी रही ऐश्वर्या तलाक मामले में कल पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जब कोर्ट ने ऐश्वर्या की अपील को मंजूर करते हुए फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने फैमिली कोर्ट में घरेलू हिंसा को लेकर के दायर ऐश्वर्या की अर्जी का निपटारा 3 महीने में करने का निर्देश दिया है। दरअसल न्यायमूर्ति पीबी बजंधरी और तथा न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने बुधवार को ऐश्वर्या की अपील को निष्पादित करते हुए यह आदेश दिया। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के रोहतास के डीएम धर्मेंद्र कुमार ने बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और कृषि विभाग पटना में ओएसडी के पद पर कार्यरत अनु कुमारी से शादी कर ली है। जी हाँ, डीएम की ये दूसरी शादी है। इंटरनेट मीडिया पर दोनों अधिकारियों की शादी की तस्वीर आने के बाद जिलेवासी बधाई भी दे रहे हैं। अनु की पहली पोस्टिंग भी रोहतास में परीक्षमान वरीय उप समाहर्ता के रूप में साल 2019 में हुई थी। यह परीक्षमान अवधि पूरा होने के बाद वे वहां सामान्य स्थापना, सशस्त्र समेत अन्य विभागों के वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य की। इसी साल उनका तबादला पटना कृषि विभाग में ओएसडी के पद पर हो गया। वहीं बिहार कैडेट के साल 2013 बैच के आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र कुमार नालंदा जिले के निवासी हैं। जब उनकी पहली शादी 11 मार्च 2015 को वत्सला सिंह से हुई थी। जमुई डीएम रहने के दौरान वत्सला सिंह से तलाक की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। जनवरी 2021 से रोहतास डीएम के पद पर कार्यरत धर्मेंद्र कुमार की अधीनस्थ रही सीनियर डिप्टी कलेक्टर अनु कुमारी से उनकी पहचान हुई। यह कार्य के प्रति गंभीर और फिर संवेदनशील अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले अनु से हुए काफ़ी प्रभावित और फिर आकर्षित हुए। इसी क्रम में दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ी तथा वे झारखंड के पत्रालू में शादी के बंधन में बंध गए। हालांकि इस शादी में धर्मेंद्र कुमार और अनु के काफ़ी करीबी लोग ही पहुँचे थे। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव विपक्षी दलों को एकजुट करने के उद्देश्य से बुधवार की शाम रांची पहुंचे, जब बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम का स्वागत करने झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर और मंत्री सत्यानंद भोक्ता एयरपोर्ट पर पहुंचे। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो भी मौजूद थे। इसके बाद नीतीश कुमार ने हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों ने सीएमओ कार्यालय में पत्रकार से वार्ता किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि जो राजनीतिक विचार है उसे एक करने के लिए फिर से एकजुट होकर के बैठना पड़ेगा। सभी लोगों के विचारों को कैसे एक समान बनाएं, इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमारे अभिभावक जैसे हैं, साथ ही नई पीढ़ी के राजनीतिक सिपाही हैं, इनसे हमें बहुत कुछ सीखना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि हम सभी एकजुट हैं और एक साथ चलेंगे। देश में विपक्ष के अधिकांश लोग साथ हो
जाएं, यही प्रयास हो रहा है। लोकसभा का परिणाम देखिएगा, देश का इतिहास बदलेगा। देश में एक तरफा काम हो रहा है, केवल अपनी कही जा रही है, विपक्ष की नहीं सुनी जा रही है। दोनों राज्य एक है, हम सभी को एक होकर के झारखंड और बिहार का विकास करना है, देश के विकास के लिए काम करना है। आपको बता दें कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की पहल की जा रही है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी पहल शुरू कर दी है, जहाँ इसको लेकर के उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी मुलाकात की है। इसी सिलसिले में बुधवार को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव रांची पहुंचे। दोस्तों, बात करते हैं कि जनसुराज पद यात्रा के 221वें दिन की शुरुआत महनार प्रखंड के गोरी गांव पंचायत से हुई। प्रशांत किशोर ने सैकड़ों पदाधिकारियों के साथ गोरी गांव पंचायत से पद यात्रा पर निकले। यात्रा के दौरान लोगों से संवाद करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जब तक आप अपनी सरकार नहीं बनाएंगे, अपने बच्चों के लिए खड़े नहीं होंगे, तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता। उन्होंने कहा कि अभियान का नाम है जनसुराज, जिसका मतलब है सुंदर राज। अगर बिहार को गरीबी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से आज़ादी दिलाना चाहते हैं तो फिर बिहार के सभी लोगों को साथ आना होगा, साथ देना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि अगर आप सोचते हैं कि कोई आकर बिहार को सुधार देगा तो फिर कोई विदेश से आकर के बिहार को नहीं सुधार सकता। अगर बिहार को सुधारना चाहते हैं तो फिर बिहार के लोगों को साथ देना पड़ेगा, तभी बिहार सुधरेगा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जिस चीज़ के लिए वोट देते हैं तो फिर वो आपको मिलता है। आपने कभी अपने बच्चों को पढ़ाई के नाम पर वोट दिया है? आपने बच्चों के रोजगार के नाम पर वोट दिया है? आपने अपनी ज़मीन और फसल के दाम के लिए वोट नहीं दिया है, तो फिर ये आपको मिलेगी कैसे? ये आपको कभी नहीं मिल सकता है। जिस बात के लिए आप बटन दबाते हैं वह आपको मिलेगा। वहीं पर शीर्ष नेताओं पर हमला बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि आपने लालू, मोदी, नीतीश में से किसी को वोट दिया है। नेताओं के नाम पर वोट देने से बिहार की स्थिति नहीं सुधरेगी। जब तक आप अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के नाम पर वोट नहीं देंगे, तब तक बिहार की स्थिति नहीं सुधर सकती। दोस्तों, बात करते हैं कि साइबर ठगों ने एक और नए तरीके से लोगों को चूना लगाना शुरू कर दिया है। अगर आप फ्लिपकार्ट या फिर किसी अन्य साइट से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो फिर अब आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया है। बिहार के एक व्यक्ति के फ्लिपकार्ट अकाउंट को हैक करके उसके साथ ठगी कर ली गई है। शातिर ठग दिल्ली से बैठ करके इस ठगी को अंजाम दे रहा था। जी हाँ, साइबर फ्रॉड गिरोह के शातिर अब ऑनलाइन शॉपिंग साइट भी हैक करके लोगों को चूना लगा रहे हैं। जब बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में फ्लिपकार्ट अकाउंट हैक करके ठगी की पहली प्राथमिकी मिठनपुर थाने में दर्ज की गई है। यह आर.के. बेला के हाउस नंबर A3 में रहने वाले आशीष कुमार वर्मा का फ्लिपकार्ट अकाउंट हैक करके साइबर फ्रॉड गिरोह के दिल्ली के राजेश दावस जूस कॉर्नर सोसाइटी स्टैंड पथ खुर्दबाना रोड नई दिल्ली के पते पर 18,807 रुपये का मोबाइल मंगवा लिया। जब मिठनपुरा पुलिस दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मामले की छानबीन में जुट गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के किशनगंज जिले वासियों के लिए अच्छी खबर है। अब किशनगंज जिले में कक्षा 1 से लेकर के +2 तक सभी कक्षाओं में शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी। जहाँ बीपीएससी से सरकार द्वारा जो बहाली का खाका तैयार किया गया है, उसमें किशनगंज जिले में 2869 शिक्षकों की बहाली होनी है, जिसमें वर्ग 1 से 5 के लिए 1333, 9-10 के लिए 508 और +2 के लिए 1028 शिक्षक बहाल होंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने रोस्टर तैयार करके विभाग को भेज दिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी सुभाष गुप्ता ने बताया है कि इस बार जिले को बड़े पैमाने पर शिक्षक मिलेंगे। कक्षा 1 से लेकर के +2 तक के लिए शिक्षक बहाल किए जाएंगे। बीपीएससी के जरिए होने वाली बहाली में जिले में 2869 शिक्षक बहाल किए जाएंगे। उन्होंने बताया है कि शिक्षक बहाली को लेकर के जिलाधिकारी के निर्देश पर रोस्टर तैयार करके मुख्यालय को भेज दिया गया है। जिले में जो शिक्षक की बहाली होनी है उसमें कक्षा 1 से 5 तक के लिए 1333 शिक्षक होंगे, जिसमें 1009 सामान्य विषय, 314 उर्दू के लिए और 10 बांग्ला के लिए होंगे। हाई स्कूल यानी कि 8 में से 10 कक्षा तक के लिए 508 शिक्षकों की बहाली होगी, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में से प्रत्येक के लिए 81 शिक्षक बहाल होंगे। वहीं उर्दू के लिए 50, अरबी के लिए 5, फारसी के लिए 8 और द्वितीय भारतीय भाषा के लिए 38 सीट आवंटित है। इसी तरीके से +2 के लिए 1028 शिक्षकों की बहाली होगी।
तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कई जिलों में पारा मेडिकल छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जब पटना में भी छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। अपनी मांगों को पूरा करने के लिए लगातार कई दिनों से छात्र आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। आज भी कई जिलों में छात्रों ने बैनर पोस्टर लेकर के आक्रोश मार्च निकाला है या सरकार के खिलाफ जम करके नारेबाजी की है। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक उनका प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। वहीं खगड़िया में छात्रों ने अनिश्चितकालीन धरना भी शुरू कर दिया है। जब बिहार के खगड़िया में पारा मेडिकल के छात्रों ने अपने 6 सूत्री मांगों के समर्थन में आज से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। सदर अस्पताल में प्रदर्शनकारियों ने जमकर के हंगामा किया। सदर अस्पताल के कई वार्डों में ताला जड़ दिया गया, जिसमें सदर अस्पताल का ओपीडी सेवा बाधित हो गया। यह दूर दराज से उपचार के लिए सदर अस्पताल आए मरीजों को उपचार कराने में परेशानी हो रही है। जहाँ हालांकि सदर अस्पताल में इमरजेंसी सेवा बहाल है, जब वहीं स्वास्थ्य अधिकारी प्रदर्शनकारियों को समझाने में लगे हुए हैं। वहीं पूर्णिया में पारामेडिकल छात्र संघ के आह्वान पर कल राजकीय मेडिकल कॉलेज से पारामेडिकल के छात्रों ने अपनी 9 सूत्री मांगों के समर्थन में जीएमसीएच से आक्रोश मार्च निकाला था। जहाँ छात्रों ने अपनी मांग को लेकर के जमकर के नारेबाजी भी की थी। आक्रोश मार्च के दौरान छात्रों ने कहा है कि यदि छात्रों की मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो फिर मजबूर होकर के हम ओपीडी में तालाबंदी एवं प्राचार्य कक्षा में तालाबंदी करके सभी मेडिकल कॉलेज इकाई के द्वारा कॉलेज प्रशासन के समक्ष अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है जब पूर्णिया पुलिस ने इनामी कुख्यात नवीन मंडल को दबोच लिया है। इस क्रिमिनल पर कई जिलों में कई मामले दर्ज भी हैं, इसीलिए कई जिलों की पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी, जहां पुलिस की ओर से इस अपराधी पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। जानकारी के अनुसार नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भोकराहा गांव में इनामी कुख्यात नवीन मंडल को पकड़ करके मधेपुरा पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मधेपुरा का 50,000 का इनामी कुख्यात नवीन मंडल हमारे इलाके में कई दिनों से छिपा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने ऑपरेशन चलाया और उसको नवीन मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि कुख्यात नवीन की पुलिस में 7 गांठ रहती थी, जिस वजह से कई बार इसके खिलाफ मामला दर्ज भी नहीं हुआ है। जब वहीं कुख्यात बीते 1 साल से फरार चल रहा था। दोस्तों बात करते हैं कि बाबा बागेश्वर की कथा को लेकर के बिहार में पारा हाई है, जमकर की राजनीति हो रही है। एक दूसरे पर शब्दों के वान चल रहे हैं। बीजेपी बाबा को रोकने की चुनौती दे रही है, वहीं आरजेडी भी बाबा के विरोध करने में पीछे नहीं हट रही है। वहीं इन सब के बीच पटना में बागेश्वर बाबा के प्रवचन के लिए भव्य तैयारी हो रही है। जहाँ राजधानी पटना से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नवतपुर का ताड़ेत पाली इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियों में रहने की वजह बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बागेश्वर धाम का 5 दिवसीय कार्यक्रम है, जो तरेत पाली में ही आयोजित हो रहा है, जिसे लेकर के तैयारियां अंतिम दौर पर है। 3 लाख स्क्वायर फीट में ये भव्य पंडाल बनाया जा रहा है, लेकिन ये पंडाल कोई साधारण पंडाल नहीं है, बल्कि जर्मन टेक्नोलॉजी से लगाए जाने वाले पंडाल है। जी हाँ, जिसमें कितनी भी आंधी बारिश आ जाए किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी। 5,000 स्क्वायर फीट में बाबा का स्टेज बनाया जा रहा है, जहाँ बाबा प्रवचन देंगे, भक्तों को कथा सुनाएंगे। वे 3 लेयर में बटा हुआ है, जिस पर म्यूजिशियन से लेकर के बाबा के सहयोगी तक विराजमान रहेंगे। बाबा बागेश्वर जहां भी प्रवचन के लिए जाते हैं, उनकी अपनी टीम होती है। जहां उनकी टीम में तकरीबन 100 लोगों के आने की सूचना है, जिसमें उनके अपने सुरक्षा गार्ड, इसके अलावा म्यूजिशियन की टीम, उनके सहयोगी सहकर्मी मौजूद रहेंगे। दिन के लिए स्टेज के पीछे ही भव्य ग्रीन रूम तैयार हो रहा है, जिसमें बाबा आराम करेंगे। इसके लिए इसी में किचन की भी व्यवस्था की गई है। दोस्तों बात करेंगे कि एसटीईटी कॉमर्स के सैकड़ों अभ्यर्थियों ने आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के दफ्तर का घेराव कर दिया है। अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने को लेकर के अलग अलग जगह अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर के नारेबाजी भी की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अब उन्हें आश्वासन नहीं, उनका रिजल्ट चाहिए। सैकड़ों की संख्या में छात्र सड़क पर उतर आए हैं और उनका कहना है कि उन्हें उनका रिजल्ट बीपीएससी की नोटिफिकेशन जारी होने से पहले चाहिए, ताकि उन्हें इसका लाभ मिले, वे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सके। एसटीईटी कॉमर्स का रिजल्ट जारी करने को लेकर के सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के दफ्तर के बाहर घेराव करते हुए कहा कि हमें सिर्फ सरकार की तरफ से हर बार आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। अब वे आश्वासन से नहीं मानेंगे, उन्हें अब उनका रिजल्ट चाहिए, ताकि वे शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो सके। अभ्यर्थियों ने कहा है कि हम
अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं। जब भी हम जाते हैं तो फिर बस इंतज़ार करने को कहा जाता है। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर हर बार यही कहते हैं कि अखबार पर ध्यान रखिए, जब नोटिफिकेशन निकलेगा तो फिर आपको भी मिल जाएगा। अभी वैसे कोई भी नोटिफिकेशन आया ही नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बड़ी ही अजीबोगरीब लेकिन दुखद खबर बिहार के रोहतास जिला से है, जहां बीमार पत्नी की निधन की खबर सुनकर के पति ने भी अपने प्राण त्याग दिए और दोनों को एक ही चिता पर मुखाग्नि दी गई। इस दौरान पूरा माहौल गमगीन हो गया। दोनों की मौत और एक ही चिता पर दाह संस्कार को लेकर के लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार रोहतास जिला के नासरीगंज के एटीमहा गाँव की तेत्री देवी कुछ दिनों से बीमार चल रही थी और फिर अचानक उसकी जान चली जाती है। पत्नी की जान जाने की सूचना जब उसके पति को मिली तो फिर वह दहाड़ मार करके रोने लगा और फिर उसकी भी तबीयत बिगड़ गई। उसने भी अपने दम तोड़ दिया। पति पत्नी के एक साथ हुई मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। वही गांव में भी मातम का माहौल है, जहां कोई कह रहा है कि साथ साथ जीने मरने का अपना वादा पति ने पूरा किया। वहीं इस डबल मौत से परिवार पर मानो पहाड़ टूट पड़ा हो। परिवार वालों का तो रो रो करके बुरा हाल है ही, जो वही पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि हरियाणा पुलिस ने नूह में बसे नए जामताड़ा पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करके लगभग 100 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का खुलासा किया है। जैसे 100 करोड़ रुपए की ये महाठग फर्जी सिम, आधार कार्ड आदि के जरिए देश भर में ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। इतना ही नहीं, इन ठगों ने फर्जी बैंक अकाउंट खोल रखे थे जिनमें ठगी का पैसा ट्रांसफर करते थे ताकि पुलिस इन तक न पहुंच सके। इन ठगों ने दिल्ली से अंडमान निकोबार तक लोगों को निशाना बनाया था, जहां उनके पकड़े जाने से देश भर में साइबर ठगों के लगभग 28,000 केस ट्रेस हुए हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि बेमौसम बरसात के बाद अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में गर्मी अपना प्रकोप दिखाने लगी है। वहीं दिल्ली एनसीआर में हीट वेव यानी कि लू के चलने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और फिर लोग अपने अपने घरों में कैद होकर के रह गए हैं। जहाँ ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में देश के कई राज्यों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि राजधानी दिल्ली में शुक्रवार से तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच जाएगा। तापमान बढ़ने के साथ भीषण गर्मी भी लोगों को परेशान करेगी। वहीं आज 12 मई को राज्यों में किसी भी राज्य में बारिश होने के आसार नहीं जताए गए हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक देश के कई हिस्सों में 13 और 14 मई को बारिश के आसार हैं, लेकिन तापमान में इससे कोई गिरावट नहीं है। मौसम विभाग ने 14 मई को आंधी की संभावना जताई है। साथ ही कहा है कि हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रह सकती है। स्काईमेट के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत में अब दिन का तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा। कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री से अधिक रह सकता है। वहीं बेमौसम बारिश का दौर उत्तर प्रदेश में भी खत्म हो गया है, जिसके बाद अब फिर से मौसम का मिजाज एक बार फिर से गर्मा गया है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में तापमान में 2 से 4 डिग्री बढ़ोतरी की आशंका है। गर्म हवाओं के चलते लोगों को घरों से बाहर निकलने में भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। रास्ते पर साइकिल, बाइक से जाने वालों को भी बचाव के लिए गमछाओं से मुंह ढकना पड़ता है, मुंह ढक करके चलना पड़ता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री खुद को युवाओं के हितैषी बताने का अक्सर दावा करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब युवाओं के हित की बात आती है तो फिर आश्वासन देकर के निकल जाते हैं। कुछ ऐसा ही पारा मेडिकल छात्रों के साथ हुआ है। बिहार में पारा मेडिकल छात्र अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन की तैयारी में छात्रों ने स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात करके अपनी बात भी रखी थी। छात्रों के मसले को सुनने के बाद समाधान के लिए तेजस्वी यादव ने उन्हें स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के पास भेजा था। पारा मेडिकल छात्र उप मुख्यमंत्री के कहने पर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के पास पहुंचे। चैम्बर में पहुंचने के बाद छात्रों ने अपनी परेशानी उनके सामने रखी। थोड़ी देर तक बात सुनने के बाद वे भड़क गए और गार्ड को बुला करके सभी छात्रों को धक्के देकर के कमरे से बाहर करवा दिया गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यय अमृत भी नजर आ रहे हैं। हालांकि केडीबी लैब इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। आपको बता दें कि पारा मेडिकल छात्र अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। जब बिहार के मेडिकल कॉलेजों में पारा मेडिकल छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां उनका कहना है कि सरकार की नाकामी की वजह से पारा मेडिकल छात्रों का भविष्य खतरे में है। छात्रों का कोर्स को पूरा नहीं हो रहा है। अपनी मांगों को लेकर ही तेजस्वी यादव के कहने पर स्वास्थ्य सचिव से मिलने गए थे, जहां उन्हें मायूसी हाथ लगी। दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता और नीतीश कुमार सरकार में
कैबिनेट मंत्री आलोक मेहता ने कहा है कि भाजपा असल मुद्दों पर बात नहीं कर रही है। यह स्वयं शंभू संतों को आमंत्रित करने, फिल्में दिखाने और पुलवामा जैसी घटनाओं पर ही निर्भर है। बागेश्वर धाम के स्वयं शंभू संत धीरेन्द्र शास्त्री के 12 मई को पटना आगमन को लेकर के बिहार में राजनीति चरम पर है। वह 13 से 14 मई तक नौबतपुर मोहल्ले में आध्यात्मिक कार्यक्रम करेंगे। संत धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आने के बारे में पूछे जाने पर मेहता ने कहा है कि भाजपा वास्तविक मुद्दे जैसे मुद्रास्फीति, मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दों पर कुछ नहीं कहती है, क्योंकि कहने के लिए उसके पास कुछ है ही नहीं। उनका यही काम है बाबाओं को बुलाना और फिल्में दिखाना। अगर ये हथकंडे उनके काम नहीं आए तो फिर वे देश में पुलवामा जैसी घटना करवाएंगे और लोगों को गुमराह करेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि भाजपा नेता नैरेटिव गढ़ने और स्टोरी कुकिंग के आधार पर वोट लेना चाहते हैं, जब वे काम करने में विश्वास नहीं रखते। मंत्री ने कहा है कि भाजपा ने कई वादे किए हैं लेकिन किया उल्टा। जहां उन्होंने देश की संपत्ति बेच दी, उन्होंने रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे और फिर कई अन्य चीजें बेच दी है। जहां लोगों के किए गए किसी भी वादे पर कायम नहीं है। यही कारण है कि नीतीश कुमार को उनकी विपक्षी एकता की पहल के लिए जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आरा अपने समर्थकों के साथ बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू में शामिल हो गई है। जदयू की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बुधवार को यहां जदयू मुख्यालय के कर्पूरी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में दरभंगा की महापौर अंजुम आरा के साथ ही अन्य नेताओं को पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता दिलाई है। दोस्तों, बात करते हैं कि दुर्घटना में मृत्युपूर्ण या फिर आंशिक विकलांगता के साथ ही स्वाभाविक मृत्यु होने पर भी बीमा जोखिम कवरेज किसी को मिले, इसके लिए केंद्र राज्य के साथ मिलकर के प्रयास कर रही है। बीमा कवरेज से छूटे हुए लोगों को इस योजना से जोड़ने के लिए हर पंचायत में हर शनिवार को विशेष कैंप लगेगा। इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा के सचिव विवेक जोशी ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। केंद्र से मिले निर्देश के बाद वित्त विभाग ने भी राज्य के सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिया है, जिसमें कैंप लगाने में बैंकों को प्रशासनिक मदद लेने की बात कही गई है। जब सभी को बीमा सुरक्षा से जोड़ने के लिए बैंकों के सहयोग से प्रधानमंत्री जीवन बीमा ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना चलाई जा रही है। योजना का लाभ लेने के लिए लोगों का बैंक में अनिवार्य रूप से खाता होना चाहिए। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।